महोदय, कॉरम पूरा है। मैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे से पूर्व में जो सत्ताधारी दल के हमारे माननीय सदस्य ने बात कही है, इनकी बात से ही मैं कुछ इनको कहना चाहूंगा। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के कर्म देख रहे हैं। सत्ता का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी, तुम नहीं देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। सभापति महोदय, ये आज का अखबार है, हिमाचल प्रदेश का द ट्रिब्यून। ड्रग क्वालिटी अंडर स्कैनर इन स्टेट एज 82 सैंपल्स फेल्ड टेस्ट। ये है असलियत। ये आज का ही अखबार है। आईजीएमसी में तकनीशियन ना होने से मरीजों की बड़ी परेशानियां। साथ में लिखा है जेनरिक स्टोर में 24 निःशुल्क दवाएं कम। एक ट्रिब्यून है, एक दस्तक है और बिल्कुल कोर ऑफ द सिटी, प्रदेश की राजधानी, मॉनसून सत्र यहां पे चल रहा है। डीडीयू अस्पताल में एक एक्सरे मशीन आपात स्थिति में नहीं मिलती है सुविधा। यह है वास्तविकता स्वास्थ्य विभाग की। सभापति महोदय, मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना कोई कृपा नहीं है, यह सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का चुनाव क्षेत्र है, जिसको भारत के संविधान ने भी हमें विशेष अधिकार दिए हैं। सभापति महोदय, सरकार आज बड़े बड़े दावे कर रही है, परंतु मरीज छोटे छोटे इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल महंगी मशीनें खरीदना स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार है? आज सुबह एक किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे एक लिंक शेयर किया। सरकार के अपने चुनाव क्षेत्र में सिरिंज निशुल्क जो मिलती थी, सिरिंज, मुख्यमंत्री निशुल्क निदान योजना, मुख्यमंत्री और ये फ्री जेनरिक स्टोर, उन जो अस्पतालों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें, ग्लव्स, सिरिंज, रुई, ये तक चीजें उपलब्ध नहीं है। और ये मेरे चुनाव क्षेत्र की तो बात छोड़ दो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र की बात है। सभापति महोदय, हुक्मरानों ने हमेशा स्वयं को महान बताया और सामने वालों को कमजोर और चोर बताया। कुछ ऐसा ही कार्य ये सरकार भी कर रही है। इन्होंने हिमकेयर योजना को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी एक बयान दे दिया गया, सदन के भीतर भी, अखबारों में भी छपा, बाहर भी ये बयान दे दिया गया कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए। आप ही की सरकार के, आप ही के अधिकारियों ने आरटीआई में सूचना का जवाब दिया कि ऐसा कोई ऑपरेशन ना आईजीएमसी में हुआ ना टांडा में हुआ। तो आखिर क्यों बार बार इस तरह का झूठ परोस कर जनता को गुमराह किया जा रहा है? सभापति महोदय, कल परसों की बात है, एक बात यहां कही गई कि आजादी से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी। भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपनी महानता बताने के लिए कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर भारत में आजादी से पहले सुई भी नहीं बनती थी तो मोहम्मद गजनी, गौरी और अंग्रेज क्या आपकी जो गारंटी योजना का गोबर था वो चुराने आए थे? वो क्या करने आए थे? हमारे यहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जिस देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटा, उस देश को अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बातें कह देना, यह अपने आप में देश का सम्मान करने वाली बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा चुनाव क्षेत्र अत्यंत दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र है, जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। और जब वहां स्वास्थ्य केंद्र पर ताला मिलता है या वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको और कई घंटे तक ट्रैवल करना है। मात्र मशीनें खरीदने से समाधान नहीं होगा। ब्रह्मौर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग पिछले 3.5 वर्षों से 90% से अधिक निर्माण उसका हो चुका है।
कुछ जरूरी उसमें जो डॉक्टर के हिसाब से वहां पर काम करने वालों ने जो कुछ सुझाव दिए थे वो तक 3.5 सालों में, 3.25 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई है। वो बिल्डिंग बनकर खड़ी है, शीशे टूट रहे हैं, पेंट उखड़ रहा है, परंतु वो जनता के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। सभापति महोदय, सीएससी होली में अधिकतर पद खाली हैं और विडंबना तो तब हो जाती है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सीएससी चूड़ी को सीएससी का दर्जा दिया गया है, परंतु स्वीकृत पद डॉक्टर का केवल एक है। हमने पत्राचार के माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग को लिखा कि इस हॉस्पिटल की सैंक्शन स्ट्रेंथ को सीएससी के दर्जे के हिसाब से रिवाइज किया जाए। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, एनएचपीसी पैसा दे के रखा है वहां पर उस बिल्डिंग को नया बनाने के लिए, परंतु 3.25 सालों में कोई समाधान, कोई काम उस बिल्डिंग पर नहीं हुआ है। पांगी की अगर बात करूं, पांगी में पीएससी साच पिछले कई सालों से बिल्डिंग बनकर खड़ी है, उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा। रास्ते के निर्माण को लेकर, रास्ते को लेकर कोई मैटर है वहां पर, जो छोटी सी चीज है, 100 मीटर का रास्ता है, वो समाधान तक नहीं हो पा रहा। शिमला की परिस्थितियां, धर्मशाला की परिस्थितियों से मेरे चुनाव क्षेत्र की परिस्थितियों की तुलना नहीं हो सकती। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई ना आदर्श स्वास्थ्य संस्थान काम कर रहा है, ना लोगों का वहां अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में जन्मजात विसंगतियों के साथ लोग पैदा हो रहे हैं। पांगी में अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो उसको अपना अल्ट्रासाउंड और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है या तो कुल्लू आना पड़ता है। यह है व्यवस्था परिवर्तन। सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की समस्या के साथ मैं अपनी एक भावनात्मक बात भी कहना चाहूंगा। 6 जुलाई की बात है, मैं उस वक्त भरमौर में नहीं था, मैं दिल्ली था। रात में 10 सवा 10 बजे मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खुद एक चिकित्सक हूं, न्यूरोसर्जन हूं, वर्तमान में विधानसभा का प्रतिनिधि हूं, विधायक हूं। मुझे अपने पिताजी को ही जरूरी इलाज उपलब्ध करवाने के लिए 6 से अधिक घंटे लग गए, और जो इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर जो इंजेक्शन लगता है टेनेक्ट्रिप्लेज, वो नहीं लग पाया, जिसकी कारण से आज मेरे पिताजी जो हैं वो पैरालाइज सिचुएशन में है, सही से बात नहीं कर सकते, सही से चल नहीं सकते। मैं किसको दोषी ठहराऊं? शर्म आती है मुझे, घिन आती है मुझे अपने आप से कि मैं एक न्यूरोसर्जन होकर भी मैं अपने बाप का इलाज नहीं कर सका, मैं औरों की क्या मदद करूंगा। और फिर हमारे ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है कि वो तो सिर्फ पर्चियां देखते हैं, बोलो और कुछ नहीं करते हैं, और हमें करने लायक छोड़ा ही नहीं है आपने। तो विधायक की जगह हमारी बंद करके रखी है, हमारे बोलने पर एक डंगा तक नहीं लग सकता, और हम क्या करेंगे। और जब मेरे को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आज भी प्रतिदिन सैकड़ों लोग फोन करते हैं, प्रदेश भर से फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, मिलने, घर मिलने आ जाते हैं। अभी विधानसभा सत्र चला, अभी भी मेरे रेजिडेंस में मिलने आ जाते लोग। विधानसभा के यहां पे काम करने वाले लोग भी कई बार मुझसे ओपिनियन लेते हैं। तो क्या मैं उन सब मैटर पर मुझ पर एफआईआर कर दी जाएगी? और एफआईआर करेगी, मरीजों की जान को खतरे में डाला। भाई कौन से मरीज की जान को खतरे में डाला? और हमें यह भी मालूम है कि ये जो हिमकेयर की जांच है, ये केवल राजनीतिक प्रतिशोध से और राजनीतिक बड़ा लंबा दूर है करने के लिए केवल इस तरीके की बात की जा रही है। आने वाले समय में हमें यह भी मालूम है, हम पर या हमारे दल विशेष के नेताओं पर एफआईआर भी हो सकती है, जेल में भी डाला जा सकता है। हम इसके लिए भी तैयार हैं, किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। हमने तो पहले भी कहा है सदन में, आज भी कह रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं, विजिलेंस से क्यों जांच करवा रहे हैं? हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। क्यों? क्योंकि विजिलेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, और हम नाम लेके नहीं बोल सकते। वो लोग हमें क्या बोलते हैं कि जनाब हम क्या करें, हमारे ऊपर बहुत दबाव है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है।
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में फरियादी जाएं तो कहां जाएं, जहां कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। सभापति महोदय, दो दिन सदन के शुरुआत के 2 दिन देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं सरकारी सेवा के बाद राजनीति में आया, बहुत बड़े मन में वो लेके आया ख्याल कि मैं अपने क्षेत्र की जो पीड़ा है, अपने लोगों की जो पीड़ा है, उसके समाधान के लिए काम करूंगा। हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अपने चर्चा के बिंदु दिए थे, सवाल दिए थे। 2 दिन सदन की कार्यवाही इस तरीके से जो हुई, मेरे जो अनुभव, मैं नया आया हूं, पहली बार चुन के आया हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं, सत्ताधारी दल से भी, विपक्ष वालों से भी। पर सत्ताधारी दल से एक बात मैंने जरूर सीखी है अभी। एक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नेताओं को अपनी चमड़ी ढीठ मोटी गैंडे की तरह करनी चाहिए ताकि हमें कोई असर नहीं पड़े किसी भी बात का। बिल्कुल सही बात है। एक न्यूटन्स 3rd लॉ है, ऑल एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मुझे लगता है राजनीति में वो शायद न्यूटन 3rd लॉ काम नहीं करता। समटाइम ऑल योर एक्शन हैव इधर नो रिएक्शन और डिलेड एंड हैवी रिएक्शन। इस तरीके की भी ये सीखा है मैंने। और दूसरा, सफेद झूठ कैसे बोला जाए। यहां पर राष्ट्रगान हुआ, सबने राष्ट्रगान का सम्मान किया। 2 दिन सदन में व्यवधान रहा। हेल्थ पे बोलो, हेल्थ बोलेंगे जनाब, बोलेंगे जब मौका। फिर उसी मुद्दे में आगे आप लोग नहीं आएंगे खुद। सभापति महोदय, आपसे मैं निष्पक्ष हो, आप हेल्थ पे बोलो। बिल्कुल बोलेंगे जी, हेल्थ पे है। तो किसने अपमान किया, आप नाम बताएं। हमारे नेता भी कह चुके हैं, जिसने भी अपमान किया, हम अपने राजनीतिक दल से भी हम उस पर कार्रवाई की जाएगी। इशू खत्म हो गया, खत्म। चलो, पर आप लोगों ने तो जो हम लोगों के प्रति पूरे प्रदेश भर में तो धरने प्रदर्शन किए कि हमने अपमान किया। सिंपल हमारी छोटी सी मांग थी कि वीडियो जारी कर दो, साफ पता लग जाएगा किसने अपमान किया, किसने नहीं किया। सभापति महोदय, आप चर्चा से तो भाग सकते हैं, पर वास्तविकता से नहीं भाग सकते। वास्तविकता क्या है, ये आज के ही 3 अखबार बता रहे हैं। फ्री ड्रग्स केंद्र सरकार के वित्त पोषित एक स्कीम है, जिसमें इसेंशियल ड्रग लिस्ट, इसेंशियल ड्रग लिस्ट में 571 कुछ दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। कितनी दवाइयां उपलब्ध है, मैं चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इसमें जरूर उल्लेख करें कि कितने दवाइयां उपलब्ध हैं और नहीं उपलब्ध होने का कारण क्या है। हमारे चुनाव क्षेत्र में इतनी बुरी परिस्थितियां हैं कि नियमित टीकाकरण तक करवाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को घंटों, किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता है। स्वास्थ्य संस्थान खाली हैं। उलांसा की बात करें, मांदा की बात करें, चढ़ौता की बात करें, शाह पंचायत की बात करें, पांगी को तो मुझे लगता है कि जैसे इस प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है। इस तरीके से व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी। वो क्यों दायर करी? क्योंकि मुझे सदन में आश्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के भीतर आपके चिकित्सक जो खाली पद हैं वो भर दिए जाएंगे। 10 दिन तो छोड़िए, 5 महीने तक कोई पद नहीं भरा गया। और जब हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी आवाज को पहुंचाया तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। ये सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का परिणाम, इससे बेहतरीन और कुछ हो नहीं सकता कि ऑर्डर तो कर दिए, ऑर्डर पर यह भी लिखा इन कंप्लायंस टू द CWP ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंप्लायंस में, परंतु अगले दिन वो ऑर्डर मॉडिफाई कर दिए। क्यों? क्या पांगी भरमौर के लोग आपके हिमाचल के हिस्सा नहीं है? क्या पांगी भरमौर में केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग रहते हैं? क्या वहां कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं है? तो ये तुष्टीकरण, जो भेदभाव विशेष तौर पर मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ जो सरकार कर रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृपया करके अंतिम वर्ष में ही सही मेरे चुनाव क्षेत्र को, हमारे
जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित ना किया जाए। सभापति महोदय, हम सबको यह समझना होगा, अधिकारी दीर्घ में बैठे अधिकारियों को भी यह समझना होगा कि शिमला सेक्रेटेरिएट में बैठ के बनाई गई नीतियां पांगी भरमौर की वास्तविकता पर लागू नहीं हो सकती। हमें संविधान ने भी विशेष दर्जा दिया है। आप यहां पे पैरामीटर तय करते हैं कि 10,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी होना चाहिए। पांगी की परिस्थितियां अलग है। वहां पर एक पीएससी किलोमीटरों लोगों को पीठ पर, और हालत तो तब ज्यादा खराब हो जाती है जब बरसात में रास्ते बंद होते हैं, सर्दियों में बर्फ पड़ता है, और आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं कि गर्भवती महिलाओं को, छोटे लोगों को, बीमार बच्चों को, बुजुर्गों को लोग पालकी में पूरा का पूरा गांव उठा के उनको लेके चल रहा होता है। वहां पर पीएससी सुराल पूर्व में हमारी सरकार ने खोली थी, आपने बंद कर दी। यही परिस्थितियां, अभी मैं कुछ दिन पहले एक अति दुर्गम पंचायत में था जो लगभग बड़ा बंगाल के रास्ते में पड़ती है, वहां से 3 घंटे रास्ते बड़ा बंगाल है। अब वहां उस गांव में 150 लोग रहते हैं। उन्हें जुकाम बुखार की दवाई लेने के लिए भी पहले 5 घंटे पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद 2 घंटे गाड़ी में बैठ के चलना पड़ता है। बस तो चलती नहीं है वहां पे, तो या तो टैक्सी में, सबके पास अपनी गाड़ियां नहीं है। ग्राम पंचायत ग्रौंडा, उनको टैक्सियों में जाना पड़ता है। अस्पताल जाते हैं, गरीब लोग हैं, कमाई कोई नहीं है, टैक्सी का खर्चा उठा नहीं सकते, अस्पताल में दवाई मिलती नहीं है, फिर होली से रेफर कर दिया जाता चंबा, चंबा से रेफर कर दिया जाता टांडा। और उसके बाद ये समस्या ये मेरी नहीं है अकेले की, मुझे लगता है सब चुने हुए प्रतिनिधियों की समस्या है। 2 फोन सबको आते होंगे, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये तो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। और मुझे दया भी आती है इन पे, सत्ताधारी दल के लोगों पे, कि बेचारे पीठ पीछे तो हमारे बहुत कुछ बताते हैं पर सामने कुछ नहीं बोल पाते। दुख होता बहुत। एम्बुलेंस के लिए ऐसा कौन सा प्रतिनिधि जिसको फोन नहीं आता कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी कहा, हमने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी कहा कि पांगी, सिरमौर, किन्नौर, भरमौर ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाया जाए। एक एम्बुलेंस अगर रहेगी, वो किसी आदमी को लेकर चलेगी, 6 घंटे टांडा पहुंचने में लगेंगे, चंबा से 6 घंटे वापस पहुंचने में लगेंगे, तो 12 घंटे तक दूसरे व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। वहां पर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएं। सरकार के पास संसाधन नहीं है तो एनएचपीसी है, जेएसडब्ल्यू है, जीएमआर है, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है, उनको बोलिए ना, उनको बोलिए कि एम्बुलेंस की सुविधा यहां पर स्ट्रेंथ एक एम्बुलेंस डोनेट करें। वो सीएसआर में वो बाध्य हैं देने के लिए। दूसरा फोन एक सबको ये आता होगा कि मेरा कार्ड है जो मुझे लाभ नहीं मिल रहा। हिमकेयर योजना कोई राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई योजना नहीं थी, कोई दल देख कर उसमें या धर्म देख के या व्यक्ति की जात देख के उसमें इलाज नहीं किया जाता था। व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज किया जाता था। और मैं आज भी ये कहता हूं कि सरकारी अस्पताल में केवल और केवल गरीब व्यक्ति इलाज करवाने आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं वहां जाऊंगा, हिमकेयर कार्ड मेरा है, आयुष्मान कार्ड मेरा है, तो मेरा निःशुल्क इलाज होगा। दूर पांगी, भरमौर, चंबा की तो बात करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता जब आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सचिव भी यहां बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहां बैठे हैं। आईजीएमसी, मैं ये भी जवाब पूछना चाहूंगा, आईजीएमसी शिमला में हार्ट की सर्जरी कब से बंद है और क्यों बंद है? कारण क्या है? कॉकलियर इंप्लांट कब से बंद है, क्यों बंद है? रीनल ट्रांसप्लांट कब से बंद है, क्यों बंद है? केवल मशीनें खरीदने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि मशीन ने इलाज नहीं करना है, मैन बिहाइंड द मशीन आपको वहां पे अपॉइंट करना होगा। यह हमारी नीतिगत विफलता है, सरकार की नीतिगत विफलता है कि सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट देने के बावजूद भी डॉक्टर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। कमीशन में आप एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, नोबडी इज अप्लाइंग। क्यों कोई आएगा? क्यों कोई आएगा? मैं आज भी सरकार को आग्रह करता हूं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो
सलाहकार आपके हैं वो बहुत गलत सलाहकार हैं। हमने पहले भी कहा स्वास्थ्य के विषय में कभी भी मैं कोई राजनीतिक चश्मा पहन के बात नहीं करूंगा, राजनीतिक लाभ के लिए बात नहीं करूंगा। ये वास्तविकता है और आप लोग भी सब जान रहे हैं, हिमाचल के सब लोग जान रहे हैं कि आज क्या हालात है। 3 टेस्ला एमआरआई तो हम लगा देंगे चंबा में ऑलरेडी एमआरआई लगा हुआ है एनएचपीसी के द्वारा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने दिशा की बैठक में भी डीसी महोदय को कहा था कि एमआरआई डॉक्टर नहीं करता, वो रेडियोग्राफर करता है। अरे रेडियोग्राफर अपॉइंट करिए ना, आप रेडियोग्राफर अपॉइंट करिए, वो एमआरआई करेगा। रिपोर्टिंग तो आप ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हैं। आज कृष्णा डायग्नोस्टिक हिमाचल में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सचिव भी यहां बैठे हैं, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं बॉम्बे से। क्या हम हिमाचल में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते? मशीनें तो आप लगाई जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और मशीन खरीदने के पीछे मंशा क्या है वो आम जनता की चर्चा में सब पता लग रहा है। जनता क्या बोल रही है, मशीनें क्यों खरीदी जा रही हैं। आप रेडियोग्राफर भरिए ना, वो करवाइए वहां पे। और मैं तो ये सरकार को एक सुझाव भी देना चाहूंगा, हालांकि पहले बहुत बार भी हमने सुझाव दिए हैं, हमारे सुझावों पर कोई असर होता नहीं है क्योंकि उनको लगता है फिर इसका क्रेडिट इनको ना मिल जाए। मैं ये आपको सुझाव देना चाहूंगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज, दे शुड वर्क 24 आवर्स इन सेम पे सेम मैनर। वहां पर ये शाम और सुबह और दिन रात का, अगर हिमाचल के पेंडेंसी खत्म करनी है तो। एक बात यहां पे बार बार निजी अस्पतालों को एमकेयर में एम्पैनल किया गया, क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है? मैं सरकार से जवाब चाहूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से नोट कर रहे हैं, शायद पता नहीं देंगे जवाब कि नहीं देंगे, कि सरकारी अस्पतालों पर हिमकेयर योजना में प्राइवेट अस्पतालों को डी इंपैनल करने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग सूची कितनी लंबी गई है, कितनी बढ़ गई है। अगर उसी दर पर उसी खर्चे में प्राइवेट अस्पताल में इलाज उपलब्ध है, जो सुविधा जिस अस्पताल में है, तो क्या समस्या थी बंद करने की? अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है तो पिछले 3.5 सालों से आप सत्ता में हैं, आप करिए ना जांच। बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, योजना को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। और हमें यह भी मालूम है कि आने वाले समय में इस योजना को या तो नाम बदल दिया जाएगा या इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे, जिस प्रकार आपने सहारा योजना में किया। आज जब हम सदन में भीतर प्रवेश कर रहे थे, एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर यहां आया होता, हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी मिला, कहा कि मेरी सहारा पेंशन बंद होगी हुई है। आदमी की यहां से नीचे पैरालाइज्ड है, सिर्फ बाजुएं चल सकती हैं, पैर नहीं चलते, लैट्रिन पेशाब का कोई पता नहीं लगता, उसकी आपने सहारा पेंशन बंद कर दी। आए दिन वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग, सीकेडी किडनी डिजीज के लोग, कैंसर से ग्रसित लोग, वो हमें बोलते रहते हैं कि जनाब हमारी पेंशन नहीं आ रही है, हमारी पेंशन नहीं आ रही है, हमारी पेंशन नहीं आ रही है। हम क्या करें? सभापति महोदय, मैं आपसे निष्पक्ष होने की उम्मीद करता हूं। आपको वहां से इशारा जो हो रहा है, अब मैं आयुर्वेद विभाग में मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जब बारी आएगी। सबको 20-20 मिनट दिए हैं ना, परमार जी को 30-35 मिनट मिले, बाकी सब 20-20 मिनट। आपके 23 मिनट उनके पास था ही नहीं बोलने के लिए, तो उन्होंने इतना काम इसलिए बोला। प्लीज बाइंड अप प्लीज। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। चंबा मेडिकल कॉलेज की हालात में भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि चंबा मेडिकल कॉलेज मेरे जिले की कैटर करने वाला मेडिकल कॉलेज है। एक आंकड़ा स्वास्थ्य सचिव बैठे, मैं फिर बार बार रिट्रीट कर रहा हूं, मैं ये भी जवाब में चाहूंगा कि टांडा में भर्ती होने वाले कितने प्रतिशत मरीज चंबा से रेफर होकर आते हैं। हालांकि मैंने सवाल भी डाला है, सवाल को पता नहीं लगे ना लगे, कोई पता नहीं है, शायद कल से फिर सरकार यहां पहुंच जाएगी पूरी, तो फिर हंगामा हो जाएगा, फिर सदन स्थगित हो जाएगा, जिस तरीके से यहां पे चल रहा है। तो ये अपनी चर्चा के जवाब में जरूर ये बताएं कि टांडा मेडिकल कॉलेज में कितने प्रतिशत मरीज चंबा से रेफर होकर आते हैं। क्या सरकार ने कभी कोई रेफरल ऑडिट किया? क्यों बिना मतलब के रेफर हो रहे हैं? हमने विधायक बनने के बाद सरकार से इजाजत मांगी थी। आज मैं इस सदन के माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को भी और हिमाचल के क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सेवा करनी थी तो अस्पताल क्यों छोड़ा? वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे राजनीति में आना है। आज मैं भी लोगों को एज ए न्यूरोसर्जन सेवाएं दे रहा हूं। आपने एक नहीं, जितनी मर्जी एफआईआर करनी है करें, जहां जहां लोग मुझे बुलाएंगे,
अभी कई सत्ताधारी दल के लोग भी बोल रहे हैं मजाक में ही सही, हमारे यहां भी ये कैंप लगा दो। मैं बिल्कुल आऊंगा, लगा दूंगा, इसमें क्या है। चंबा मेडिकल कॉलेज और अपने न्यूरो सर्जरी की जो मैंने परमिशन मांगी थी ना, अभी वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं एक स्थिति बताता हूं, 5 मिनट अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। मैं चंबा में हूं, सर्किट हाउस में बैठा हूं। चंबा मेडिकल कॉलेज में एक मरीज भर्ती है, रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है या दिमाग की चोट लगी है। उनको मालूम पड़ता है कि मैं सर्किट हाउस में बैठा हूं, वो अपनी फाइल लेके मेरे पास आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये देखिए जी, मैं रिपोर्ट देखता हूं, ट्रीटमेंट देखता हूं, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो कमी अगर मैं ठीक कर दूं तो ये यहीं ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप दवाई लिख दो। मैं कहा नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं दवाई नहीं लिख सकता, आप डॉक्टर को बोल दो। वो भी नहीं मैं बोल सकता डॉक्टर को कि इनको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीता जी अगर लक्ष्मण रेखा ना लांघती तो रामायण ना होती। तो मैं भी अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघता, ना मैं उन डॉक्टर को एडवाइस करता हूं इसको ये ट्रीटमेंट करिए, ना मैं उस पर्ची पर उनको लिखता हूं। तो फिर वो बोलते हैं कि इनको टांडा रेफर कर दो। ऐसे असंख्य अनगिनत लोग बिना मतलब के रेफर हो रहे हैं, जो वहीं ठीक हो जाएंगे। बस हमने क्या कहा, हम तो अपना समय देने को तैयार हैं। टेलीमेडिसिन से आप मुझे वर्चुअली मेरे मोबाइल पर रिपोर्ट भेजिए, पेशेंट का मुझे कंडीशन वो बता देंगे, उसके हिसाब से मैं उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करना। सिर्फ इतना करें तो मैंने परमिशन मांगी सरकार से, उस पर भी सरकार ये निर्णय नहीं ले पाई पिछले 3.5 सालों से। बड़ी विडंबना की बात है। और ऊपर से जिस दिन हमने नदौन में जो कैंप लगाया था ना सभापति महोदय, उसमें मात्र नदौन के लोग नहीं थे। ये आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का इससे बड़ा परिणाम नहीं मिल सकता कोई भी, कि मुझे मिलने के लिए लोग आज भी प्रदेश के कोने कोने से मेरे घर, मेरे चंबा, मेरे भरमौर और जहां भी मैं पहुंचता हूं वहां पहुंच जाते हैं। आज भी सुबह सरका घाट से एक पेशेंट आया हुआ था। आपने पहला कैंप जो है ना जयराम जी की कंस्टिट्यूंसी में लगाना था, आपने नदौन में लगा दिया। लगाया है, लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे, जब बोलेंगे तब जरूर लगाएंगे। मैं आते जाते रुकूंगा आपके पास, आपको फोन करके रुकूंगा। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं उस पर भी अगर आप लोग ऐसा हमें सेवा का ये परिणाम दे रहे हैं, तो हिमाचल की जनता हर चीज की साक्षी है। हम वो गया समय कि मैंने जो बोल दिया, लोगों के पास ना सूचना का तंत्र होता था, ना लोग वेरीफाई कर पाते थे, लोग नेता की बात को पत्थर की लकीर समझते थे। आज जो मैं सदन के भीतर बातें कह रहा हूं, कल हमारी सरकार के समय मैं उन बातों से मुकरूंगा तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। वो समय चला गया। आज का युवा, आज का तरुण हमारी कही गई एक एक बात का सत्यापन जब तक नहीं करता, तब तक वो हमारा समर्थन नहीं करता। वो पुरानी परंपरागत ट्रेडिशनल राजनीति वो छोड़ दीजिए, कि जब इस तरीके की बातें कही जाती थी कि डैम बना लिया जाएगा, पानी से बिजली निकाल ली जाएगी, तो पानी किस काम करेगा, वो लोग उसको सच मान लेते थे। वो एक समय था, एक दौर था। हिमाचल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। हिमाचल का वोटर विवेकशील है, तर्कशील है, वो जानता है। और जो गलती हिमाचल के वोटर से 2022 में हुई है, जो एक्सीडेंटली ये गवर्नमेंट बन गई है, वो आने वाले चुनाव में गलती नहीं होने वाली है। क्योंकि लोगों ने कैसे मुंह करते हैं। अभी मुझे दुख लगता है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, हमने हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ये लिखित घोषणा नहीं करी कि 15 लाख देंगे। मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ कांकेर में 2013 में जनसभा में, कांकेर की जनसभा में उन्होंने एक तुलना की थी, उन्होंने उन्होंने तुलनात्मक तौर पर यह कहा था कि इतना काला धन है, अगर वो देश में आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। वो क्वांटिफाई किया गया था। परंतु आपने एक साल में 1 लाख नौकरी देने का रोज बात, हर महिला को 1500 देने की बात घोषणा पत्र में लिखित है। फॉर्म भरवाए, 20 बार महिलाओं से फॉर्म भरवा बैठे हैं, अभी 3 4 हजार खर्चवा बैठे। आप स्वास्थ्य में बोले प्लीज, और स्वास्थ्य में बोले और कंक्लूड करें। कंक्लूड कर रहा हूं। एक और सबसे बड़ी बात, जिन माननीय सदस्य ने हिमाचल की महिलाओं को ठगा है, आपने उनको प्लीज स्वास्थ्य में बोले और प्लीज बाइंड अप, प्लीज बाइंड अप। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।